नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज हम दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर विश्लेषण करेंगे। पहली खबर क्या होगी? पहली बड़ी खबर होगी और उसमें बात करेंगे 7 मई की रात सीमा पार सन्नाटा नहीं था, धमाकों की गूंज थी और उस गूंज का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना की सबसे खामोश लेकिन सबसे करारा जवाब कार्रवाई थी। अब इस पर आया है सेना के उप प्रमुख का सबसे बड़ा बयान। डीजीओ स्तर की बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान को मिल रहे थे हमारे वेक्टर की लाइव अपडेट्स। सीधे चीन से इस पूरे ऑपरेशन के पीछे क्या थी वो रणनीति, कैसे चीन पाक की जुगलबंदी को तोड़ा गया और क्यों अब भारत को चाहिए अगली पीढ़ी का आयरन डोम, इसी खबर पर विश्लेषण करेंगे। पहली बड़ी खबर होगी। हमारी दूसरी बड़ी खबर क्या होगी? हमारी दूसरी खबर में बात करेंगे ट्रंप और पुतिन के बारे में। फोन की घंटी बजी, रिसीवर उठाया ट्रंप ने और दूसरी तरफ से आई 2 टूक आवाज, युद्ध रुकेगा नहीं जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाए। पुतिन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है, यूक्रेन में हम शांति से नहीं अपनी शर्तों पर आएंगे, और ट्रंप बस सुनते रह गए। तो क्या अब यूक्रेन में युद्ध और तेज होगा? और यह था शांति वार्ता का एक आखिरी मौका जिसमें चूक गए ट्रंप। दूसरी खबर होगी। तीसरी खबर क्या होगी? अब तीसरी खबर पर आते हैं। रात की खामोशी और तभी आसमान फटा। रूस ने कीव पर बरसाई 550 आग उगलती मिसाइल और ड्रोन्स। हर धमाका एक पैगाम था, युद्ध अब अगले मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन कॉल के चंद घंटों बाद ही यूक्रेन में तबाही बरसी है। क्या यह एक संयोग था या ट्रिगर खींची गई थी वॉर डील की? इस जंग का नाम अब सिर्फ रूस यूक्रेन नहीं है, यह बन चुका है वॉर ऑफ विल्स। जी हां, जिद जमीन से बड़ी हो गई है। यह तीसरी खबर होगी। चौथी खबर क्या होगी? चौथी खबर में बात करेंगे ट्रंप पर अमेरिकी राजनीति के रंगमंच पर। जी हां, आज सबसे बड़ा एक्ट पूरा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना जिसे उन्होंने कहा था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, अब बस एक दस्तखत दूर है कानून बनने से। संसद की मुहर लग चुकी है और अमेरिका की राजनीति में एक नई इबादत लिखी जाएगी। यह ट्रंप की वापसी का ट्रेलर है, वो ट्रेलर जिसे उनके दुश्मन रोक नहीं सके, ना एलन मस्क ना विरोधी डेमोक्रेट्स। पांचवी खबर क्या होगी? पांचवी खबर में बात करेंगे चीन की राजनीति में एक बड़ी खलबली मची हुई है। तानाशाह शी जिनपिंग 2 हफ्ते से लापता है। ना कोई तस्वीर ना कोई वीडियो, सरकारी अखबारों से भी उनका नाम बिल्कुल गायब है। क्या चीन में तख्ता पलट होने वाला है या हो गया है? क्या ट्रंप की भविष्यवाणी सच हो रही है कि जिनपिंग की कुर्सी अब जाने वाली है? रेड कारपेट हटा है, सिक्योरिटी आधी रह गई है और अब जिनपिंग खुद ही मंच से नदारत है। ये पांचवी खबर हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा खुलासा है। पुतिन की ट्रंप को फोन पर 2 टूक है। ये 4-5 खबरें हैं जिस पर आज विश्लेषण करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है आज देश के लिए वो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। सीमा पर जंग थी, सामने पाकिस्तान था, लेकिन पीछे से खेल कोई और खेल रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। फिक्की के मंच से उन्होंने बताया, जब भारत और पाकिस्तान डीजीओ स्तर की वार्ता कर रहे थे उसी वक्त पाकिस्तान को हमारे वेक्टर्स की लाइव जानकारी चीन से मिल रही थी। यानी दुश्मन सामने नहीं, तकनीक के जरिए पीछे से वार कर रहा था। जनरल सिंह का कहना है, जंग भले बॉर्डर पर हो रही थी लेकिन दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, 3 ताकतें एक साथ एक्टिव थीं। पाकिस्तान मैदान में, चीन उसकी टेक्नोलॉजिकल रीढ़ था और तुर्की सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा था। आंकड़े भी इस बात को साबित करते हैं। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के 81% हथियार चीन से आए और चीन इन हथियारों को लाइव लैब की तरह टेस्ट कर रहा था भारत के खिलाफ। अब बात करें ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन जवाब आया और ऐसा कि दुनिया ने देखा। 7 मई की रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक सेना बौखलाई, भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन हर हमला नाकाम कर दिया गया। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हो गया। लेकिन अब सवाल और बड़ा है, जब डीजीएमओ मीटिंग चल रही थी उस वक्त पाकिस्तान को चीन से हमारे मूवमेंट की लाइव जानकारी कैसे मिल रही थी? जनरल सिंह ने कहा, हमें अब बहुत मजबूत एयर डिफेंस की जरूरत है। हमारे पास इजराइल जैसा आयरन डोम नहीं है
क्योंकि हमारा देश बड़ा है और संसाधनों की जरूरत उससे भी ज्यादा। कुछ स्वदेशी हथियारों ने कमाल किया है, लेकिन कुछ हथियारों ने फेल कर दिया है। अब जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपग्रेड करने की। साफ संदेश भविष्य की जंग है। सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जाएगी जंग, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेलिजेंस ही असली हथियार होंगे। और अब सवाल यह है, क्या भारत भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार है? क्या हम अपने आयरन डोम की दिशा में बढ़ रहे हैं? और क्या अगली बार दुश्मनों की तिगड़ी को मैदान में घुसने से पहले ही हम रोक पाएंगे? हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हम चलते हैं उनके पास। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी होंगे। हम कुलकर्णी सर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं क्या कहा। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. The next आपने सुना, सीधे ले चलते हैं आपको। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर जुड़ रहे हैं। संजय सर, ये जो खुलासा किया है इन्होंने, एक फिक्की के प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि साहब एक देश से हम नहीं लड़ रहे थे, एक साथ तीन फ्रंट थे। फ्रंट एक था, दो लोग बैक सपोर्ट में थे। पहला, लड़ हम पाकिस्तान से रहे थे, चीन टेक्नोलॉजी के जरिए मदद कर रहा था, आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई कर रहा था, तुर्की ने ड्रोन्स दिए, पायलट दिए, फाइटर जेट्स दिए, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। यानी हम तीन देशों से ऑपरेशन सक्सेसफुल करा के लाए सिंदूर को। डेफिनेटली ये देखिए, वो जो कह रहे हैं वो सच्चाई है और वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है एक मोहरा था जिसके पीछे चीन, जैसे उन्होंने खुद ही कहा, 81% जो इक्विपमेंट है आज की तारीख में पाकिस्तान के पास, वो चीन का दिया गया है। और खासकर आज की तारीख पे जब हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में जितने भी उसको जो चीजें चाहिए थी, आइडियर, स्पेस, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, एडी, जो भी पाकिस्तान को जिसकी जरूरत थी, पाकिस्तान को लग रहा था चीन जो है वो उसको देगा, यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान विल बी प्रोवाइडेड बाय चाइना। तो वो तो हो ना पाया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि टर्की के बारे में बात कर रहे थे, टर्की ने सारे के सारे ड्रोन देने की कोशिश की, ड्रोन ही नहीं दिए, ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए भी उन्होंने अपने आदमी दिए, जिससे कि पाकिस्तान में अचानक अगर एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ड्रोन आते हैं तो वो कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। और पाकिस्तान के पास भी हजारों की तादाद में ड्रोन है, इससे भी कोई शक्ति जो चीन ने भी दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल कौन कर रहा था? चीन। और चीन देख रहा था कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है या जो उसने चोरी की है, जो है वो किस प्रकार से विश्व में, अगर चीन जो उभरता हुआ अपने आप को देख रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, कि क्या डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है उसके साथ वो कम्पीट करने की काबिलियत है। तो अब चीन को लगा होगा कि वाकई जो नुकसान चीन को हुआ है और सिंदूर के बाद, वो अब उसे झेला नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेमाल क्या लेबोरेटरी का, कि पाकिस्तान ये इस्तेमाल किसका था? चीन का।
सर मैं क्योंकि समझना चाहता हूं, लोग इस बात को कहते थे और लेट रावत साहब कहते थे कि इंडिया शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर 2.5 वॉर्स, लेकिन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो क्या उसमें +1 कर लें, अब 3.5 वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए 3.5 क्या, मैं तो कहूंगा कि ये हम लोग जब 2.5 वॉर की बात करते थे, हम बोलते थे पाकिस्तान, चाइना एंड टेररिज्म, इन टेररिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये जो है ये अब सब कुछ मिक्स है, एब्सोल्यूट हाइब्रिड। पाकिस्तान जो है इसका पूरे मंशा है एक इंडिया, मतलब भारत के बरखिलाफ वो सब कुछ हथकंडे इस्तेमाल करेगा। अगर किसी के साथ जाकर उसको सोना है, करना है, वो करेगा। और चीन जो है वो चाहता है कि भारत जो है उभरे ना, एक ऐसी आर्थिक स्थिति ना बन पाए जिसको टक्कर देने की कोशिश करे। भारत क्योंकि एक पुरानी सभ्यता है, वो नहीं चाहता है कि वो किसी के साथ खुद बनने की कोशिश करने हैं। तो ये ऐसे इसमें क्या हो रहा है, पाकिस्तान को इस्तेमाल कौन कर रहा है? चीन। और चीन पाकिस्तान को ही नहीं, अब बांग्लादेश को भी इस्तेमाल करेगा भारत के बरखिलाफ। और तुर्की जो है जिसको हम बड़ा ऑपरेशन दो सदम के जब वहां पे भूकंप आया देने की कोशिश की, हमने सोचा कि तुर्की हमारे साथ होगा, हमने देखा दिल्ली के अंदर एक चीज और संजय सर, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं सर, आप देखिए जो वॉर थी, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट लीजिए, ईरान इजराइल गाजा लीजिए, यूक्रेन रूस लीजिए, हालांकि वहां पर मिलिट्री एक्शंस हैं, लेकिन ये जो वॉरफेयर हमने देखी है अभी ईरान और इजराइल के बीच में, इसमें कोई मिलिट्री एक्शन नहीं था, कोई जमीन पर बहुत लड़ाई नहीं हुई कि आप इतना अंदर आ गए, LAC LOC आपने पार की, ये सिर्फ एक वॉरफेयर था, टेक्नोलॉजीज थी, मिसाइल्स थी, B2 बॉम्बर्स थे जो अमेरिका ने यूज किया। तो इन सब चीजों को देखते लगता है कि जो ये नेक्स्ट लेवल की लड़ाई है, जब आपको जवाब देना पड़ेगा तो आपको भी अपने आप को बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। इसमें कोई शक ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि 10,000 सैटेलाइट अमेरिका के हैं, तकरीबन 5,000 के आसपास सैटेलाइट रूस के हैं, 7,000 के आसपास सैटेलाइट चीन के हैं। अभी हमारे पास 53 सैटेलाइट्स हैं। उन 53 सैटेलाइट से भी हम जितनी निगरानी रख सकते हैं सबके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मतलब हम जब बात करते हैं फाइव आइज, क्यों हम लोग बात करते हैं फाइव आइज, क्यों हम लोग दूसरे देशों के साथ एक तरीके से अलायंस के, पार्टनरशिप के, दोस्ती के करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अब वो जो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरफेयर है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रहा, अभी हाईटेक वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर। हाईटेक वॉरफेयर में आप अगर आपको मालूम है कि दुश्मन कहां से कहां हरकत कर रहा है और वो हरकत आखिर में आपके पास ही आनी है, उसे पहले उसको ठोकना है। तो ये उसके लिए आपको आंख और कान की जरूरत है। आपको चाहिए आंख, पेट में भी चाहिए, आपको साइबर भी चाहिए, आपको सुनना भी है, आपको देखना भी है। तो ये सब जो कार्रवाई है इसके मद्देनजर जो नई लड़ाई है, जिसे आपने देखा, ये आपने देखा, जैसे आपने खुद कहा, ईरान और इजराइल के बीच में देखा कि ईरान 24 घंटे, तो क्या पहले 3 घंटे के अंदर ही पूरा आसमान का उसका खत्म हो गया ना, मतलब पूरा ईरान के ऊपर का आसमान जो अफवाह इस्तेमाल कर रहा था इजराइल, और इतना ही नहीं, यूएस के बॉम्बर आकर के चले गए, ईरान कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल की, जो भी हुआ, आयरन डोम था उनके पास, कोई शक नहीं, उनके पास डेविड स्प्रिंग है, उनके पास एरो सिस्टम है, और कोई भी सिस्टम जो है 100% नहीं होता है। तो अगर 500 मिनट से एक सवाल और आपसे, फिर अगली खबर पर चलेंगे। एक सवाल और, S-400 ने बहुत मदद मिली, अब भारत प्लान कर रहा है S-500 के लिए। देखिएगा, S-400 ये जो सिस्टम है बहुत बहुत महंगे हैं। 5 बैटरीज आपके पास आई हैं। अब तो कोई भी सिस्टम होता है तो उसके बाद 170 टारगेट, 36 टारगेट लेने की काबिलियत है। स्वॉर्म ऑफ ड्रोन, यानी कि आपको इतने सारे दे दीजिए, आप 36 टारगेट आप मैनेज तो करें, आपको 170 टारगेट को दिखा रहा है, लेकिन टारगेट किसको करे, 36 टारगेट ही फायर करने की काबिलियत है एक लॉन्चर से। तो आप समझ सकते हैं S-500 मतलब 500 किलोमीटर स्पेस के सैटेलाइट भी डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत, क्योंकि सैटेलाइट कितने ऊंचे हैं जमीन से, 400 से 500 किलोमीटर, यानी कि S-500 स्पेस के सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने की आ रहा हूं आपके पास वापस आ रहा हूं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी बड़ी खबर आज की क्या है? दूसरी बड़ी खबर आज, जंग फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच में रुकने वाली नहीं है। टारगेट पूरा होगा तभी पीछे हटेंगे, यह साफ कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बीच 1 घंटे की फोन कॉल हुई है और युद्ध की रफ्तार और तेज हो गई। पुतिन ने ट्रंप से कहा यूक्रेन में मिशन अधूरा है,
जंग नहीं रुकेगी। 1 घंटे की लंबी टेलीफोन वार्ता में दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता आमने सामने थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये बीते 6 महीनों में छठी बार था जब दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई, लेकिन इस बार फोन अलग थी और टोन भी अलग था, गंभीर था और संकेत साफ थे। पुतिन का बड़ा बयान, रूस यूक्रेन से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक जंग की जड़ें खत्म नहीं हो जाती। रूस ने साफ कर दिया है, नाटो में यूक्रेन की एंट्री हो या रूस के कब्जे वाले इलाकों पर दावा, अगर यूक्रेन ने नहीं छोड़ा तो शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप ने साफ कहा, अब लड़ाई रोकनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, लेकिन पुतिन का जवाब था ठोस, वार्ता तभी होगी जब यूक्रेन झुकेगा। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की डेनमार्क में थे, जहां वो यूरोपीय नेताओं से मदद की गुहार कर रहे थे और जल्द ही ट्रंप से भी बात करने वाले हैं। अमेरिका द्वारा रोकी गई सैन्य सामग्री को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा, पुतिन और ट्रंप अलग लोग हैं, लेकिन कई मामलों में सोचते एक जैसा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप और पुतिन की बातचीत से यूक्रेन पर जंग का नया अध्याय शुरू हो गया है या फिर दोनों मिलकर इस युद्ध को खत्म करने की कोई डील बना रहे हैं? आगे आपको बताते हैं पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत पर क्या क्या चर्चा हुई है, यह हम आपको बता रहे हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है, यह आपको बता रहे हैं। पुतिन ने क्या कहा है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पुतिन ने क्या कहा है, यूक्रेन में लक्ष्य पूरे होने तक जंग जारी रहेगी। पहला, रूस वार्ता के लिए तैयार, लेकिन शर्तों के साथ। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश बिल्कुल ना करे, कब्जे वाले इलाकों पर दावा छोड़ दे। ईरान के मुद्दे का हल सिर्फ बातचीत से होना चाहिए। अमेरिका का ईरान पर हमला गलत था। ट्रंप ने क्या कहा, अब यह बताते हैं। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत बहुत जरूरी है, तनाव कम करने पर जोर दिया। रूस और अमेरिका के रिश्तों को स्थिर करने की जरूरत है। ईरान के खिलाफ एकजुट रुख की बात कही है। ये बातचीत आपको बता रहे हैं क्या बातचीत हुई है। 1 घंटा तक बातचीत हुई है। वापस चलते अपने गेस्ट संजय कुलकर्णी सर के पास। संजय सर, लग रहा था कि ट्रंप कॉल करेंगे, पहले भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन पुतिन बहुत अडिग है। दूसरा जो मैंने समझा, पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन आधिपत्य स्वीकार करे रूस का। संजय सर, देखिएगा, अभी ये जो लड़ाई चल रही है, पुतिन समझ गए हैं कि अमेरिका अभी कैच-22 सिचुएशन में है, उसको इजराइल और ईरान के बीच में जो है, और अगर ये वहां पे भड़क जाती है तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में भी लिमिटेशंस है, कितने थार या कितने पैट्रियट्स बनाने की कोई हिम्मत है। अब एयर डिफेंस कवर चाहिए। आपने पहले कुछ जैसे कहा कि जिस प्रकार से मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया, तो आपने देखा इजराइल में क्या हालत होगी। तो अब सवाल ये है कि पुतिन अब जानते हैं कि किसी भी हालत में अमेरिका यूक्रेन की मदद करने में हिचकिचा रहा है या नहीं कर सकता है, या वो चाहते होंगे कि अमेरिका और रूस अच्छे दोस्त बन जाए, तो चीन जो है थोड़ा सा अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। लेकिन अमेरिका ये जो रूस, चीन और ईरान जो तीनों देश मिल गए, इसमें पुतिन क्या चाहते हैं कि ईरान को किसी तरीके से राहत मिले, और वो राहत तभी मिल सकती है अगर यूक्रेन के ऊपर हमला जो कम होएगा। तो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए सब कुछ पहले सोचते थे कि पुतिन को शायद 20 से 25% जो उन्होंने डोनबास, लुहांस्क का एरिया या जापोरिजिया का एरिया या खार्किव का एरिया जो लिया है, उससे खुश हो जाए। लेकिन अब पुतिन समझ गए कि वहां तक बात नहीं बनेगी, तो कीव, जिसके ऊपर शुरुआत में आज से तकरीबन 3 साल पहले कीव को उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को असफल पाने के कारण उन्होंने कीव के पीछे हट गए और अपने आप को सिर्फ डोनेत्स्क उस इलाके को रखा और क्रीमिया के साथ जो है। लेकिन आज की तारीख में अब लग रहा है कहीं ना कहीं पुतिन को कि यूक्रेन, जिसे वो लिटिल रशिया बोलते हैं, उसको वो पूरा लेने की काबिलियत रखते हैं और लेने की कोशिश कर रही है। मकसद ये है कि इसका एक ही था, शुरुआत लड़ाई क्यों हुई कि नेटो का सदस्यता अगर यूक्रेन चाहता है तो उसको नहीं देनी है, लेकिन अमेरिका क्या करता, गोइंग ईस्टवर्ड, यानी कि पोलैंड के बाद अगली सदस्यता दे ना दे, पर यूक्रेन को किसी न किसी प्रकार से उनको लेने की कोशिश करते। अब साफ कर दिया है अपना पुतिन ने अमेरिका को क्या करके कि यूक्रेन की सदस्यता जाकर की तो आउट,
चलो मान गए कि अमेरिका उसकी मदद ले, तो 32 देशों में से अगर अमेरिका मदद भी नहीं करता है तो 31 देश में 2 देश ऐसे हैं, जर्मनी और यूके, जो चाहते हैं कि रूस के ऊपर दबाव बना रहे और नेटो मिल करके इनके ऊपर लगा रहे। लेकिन वो जो है, चाहे उसको $70 बिलियन यानी कि 70 अरब डॉलर का अब इस बार के लिए वो देने को तैयार हो गए हैं कि हम इसमें मदद करेंगे और यूक्रेन रूस के साथ लड़ता रहे। रूस की जो परेशानी है वो है यूरोप को लग रहा है कि रूस कहीं ना कहीं जाकर के इससे वो हल्ला अभी से शुरू कर दिया है कि विस्तारवाद को लेकर कि मोल्दोवा ले लेगा रूस, बेलारूस ले लेगा रूस, और उसके बाद धीरे धीरे करके लातविया, जॉर्जिया, सारे के सारे ये जो देश है। सर एक चीज देखिए, अगर रूस ने पहले दिन से कहा, और मुझे लगता है कि शायद जो जंग की शुरुआत थी वो नाटो ही थी। अगर आप बिल्कुल पहले दिन जाए, अगर नाटो के लिए यूक्रेन एक कदम आगे नहीं बढ़ाता तो शायद ये जंग नहीं होती। पहला, नाटो को लेकर अब यूक्रेन की रणनीति क्या होनी चाहिए, पहला। दूसरा, पेंटागन की भी रिपोर्ट थी जिसने साफ कहा था अमेरिका के लिए कि जितनी मदद आपने यूक्रेन में की है, आपका अपना भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट डाउन चला गया। पहला। दूसरा सर, तीसरा, अगर ट्रंप के बातचीत करने के बाद भी मामला हल नहीं हो रहा है, जो दिख रहा है कि बातचीत करने के बाद हमले और तेज किए रूस ने, तो ये लड़ाई कहां तक जाती है? देखिएगा, जैसे मैंने कहा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है उसमें लिमिटेशंस है। आप लगातार नहीं बना सकते कोई उस लिमिटेशन से अमेरिका को लग रहा होगा कि शायद अभी इजराइल की ही मदद कर सकते हैं और मिडिल ईस्ट में उनका दबदबा हो, मान जाएंगे। रूस को किसी प्रकार से मना लेंगे, ऐसे लग रहा था ट्रंप को कि पुरानी दोस्ती है, एक तरीके से बात जाएगा और चीन के से दूर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब नेटो में भी दो, मतलब खासकर यूके जो है वो कहीं ना कहीं सोचता है कि रूस के ऊपर हमला होता रहना चाहिए और रूस को वो बिल्कुल बिखरता हुआ और हारता हुआ दिखना चाहते हैं। और अब नेटो को डर है, और नेटो को जबरदस्त डर है कि अगर अमेरिका ने नेटो से हाथ निकाल लिया बाहर तो ये सारे के सारे 5% भी जीडीपी का खर्च करेंगे तो भी नेटो अपने बलबूते पे नहीं हो सकता। कौन से ऐसे देश है नेटो के अंदर जो रूस के साथ लड़ने के लिए उत्सुक है या उसको उकसा रहे हैं यूक्रेन को? जर्मनी और यूके, ये 2 देश है जो उकसा रहे हैं यूक्रेन को कि आप लड़ते रहो, हम आपके साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? यूक्रेन समझता है आज सर माफी के साथ सोच रहा हूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइए, तुरंत वापस आ रहे हैं और बताएंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन आपस में क्यों लड़ रहे हैं, अमेरिकी फोन के बाद भी पुतिन क्यों नहीं मारे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।